तो भाई कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 बिजनेस स्टडी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये चैप्टर है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस लेके चलता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन सवाल जो भी पूछे जाए, या इवन मैं चैप्टर्स के बारे में अगर बात करूं, इन चैप्टर के बारे में, ये बहुत टफ चैप्टर नहीं है। इसलिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए चैप्टर टफ नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमने मैनेजमेंट के लिए ही अकाउंटिंग करना सीखा है। और अकाउंटिंग में भी हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लास 11th के बच्चों को बताया जाता है मेजरली 3 ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, उनको हम रिकॉर्ड करके हम क्या कर रहे हैं भाई, बिजनेस को रन, वो रिकॉर्ड करके और बिजनेस में हुए प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस से हमारा पुराना नाता है। तो यदि फाइनेंस से पुराना नाता है तो इनके बारे में जानना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तो हम इस चैप्टर को एक काम करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल शब्द जहां पे आ गया वहां समझिए वित्तीय, और वित्तीय का मतलब हो गया जो रुपये पैसे से संबंधित है। और मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या भाई, प्रबंध। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबंध। जो किस चीज से संबंधित होता है, तो जो भैया निर्णय लेने से संबंधित होता है। यानी कि वित्त संबंधी मतलब हमारे बिजनेस में पैसे रुपए से संबंधित निर्णय के लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए डेवलप किया गया है। पहला लाइन की शुरुआत भी इसी से संबंधित है। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा इसको टफ बना के नहीं चलना है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट हम पढ़ के चलेंगे और उसी को आपको क्या करना है, एक बार समझ लेना, भरोसा रखिए, याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए देख कर चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताया है और चैप्टर के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बताया है कि सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड ऑपरेशन एंड हाउ टाइमली एंड चीपली फाइनेंस इज अरेंज फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द बिजनेस। कहने का मतलब क्या है कि भाई किसी भी व्यवसाय की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवसाय में जो फंड अवेलेबल है उस फंड को किस प्रकार से फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है या किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है। अब जो फंड अवेलेबल है इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि वो फंड आएगा कहां से, तो वो फंड कितना बेस्ट तरीके से, कितना टाइमली और कितने सस्ते तरीके से हमारे पास आ रहा है, ये व्यवसाय की सफलता और सफलता पूरा इसी पर निर्भर है। मतलब ओवरऑल इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि फंड का अरेंजमेंट और उस फंड का क्या करना है, अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन, कि पैसे कहां कहां से आएंगे और इन पैसे का बेहतर उपयोग क्या होगा, इस पूरे चैप्टर में मैं बताने वाला हूं। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। मतलब वो पैसा जो किसी बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए जो जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें भैया आता है कहां कहां पैसे की जरूरत होती है, तो बिजनेस को शुरू करने में। अब सिर्फ बिजनेस को शुरू कर दिया और हम भूल गए, ऐसा होगा, फिर तो बिजनेस में कोई फायदा नहीं हुआ। तो बिजनेस को शुरू करके बिजनेस को चलाने में, बिजनेस जब चलने लगा, उसको उसमें जब प्रॉफिट होने लगा तो उसके ग्रोथ में, मतलब उसको आगे बढ़ाने में। और ये आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अलग अलग समय रहते हमें पेटेंट्स, गुडविल, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। तो वही कह रहा है टू बाई टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में पैसों की जरूरत होती है टू कैरी ऑन डे टू डे ऑपरेशंस। अब रोज का कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, तो आज के डेट में बिना कोई भी काम बिना पैसों का संभव नहीं है, तो इसलिए उसकी भी जरूरत है अगर आप चाहते हैं ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो इन सब चीजों की जरूरत के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, पैसों की। वो पैसा कहां से आएगा ताकि हम इस पे बहुत अच्छे तरीके से उसको खर्च कर पाए, यही क्या कहलाता है हमारा बिजनेस प्लान। और इसी में हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है और आपको पढ़ाना है ना।
तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको बताने जा रहा हूं। तो बिजनेस फाइनेंस, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी बिजनेस को चालू करने के लिए या रन करने के लिए जो भी फंड रिक्वायर्ड है, जो भी पैसों की, जो भी कोष की जरूरत है, उन कोष को इकट्ठा करना, और उन कोष को इकट्ठा करके उसको क्या करना, अलग अलग जगहों पे खर्च करना या इन्वेस्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट डिसीजन लिए जाते हैं, वही काम जो कहलाता है वो ऑपरेशन कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब पैसे इकट्ठा करना, उन पैसों को क्या करना, अलग अलग जगह पे लगा देना। वही यहां पे कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन फंड। मतलब प्रोक्योरमेंट, पैसों की, मतलब इस फंड को क्या करना, इकट्ठा करना, और एलोकेशन, एलोकेशन मतलब बांट देना। इन अदर वर्ड्स आगे क्या कर रहा है कि अगर अलग शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। मतलब फ्लो ऑफ फंड कि हमारा फंड कहां कहां जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसी को पढ़ के आप लोग क्या करेगा, आराम से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है, अगर आपसे पूछता है भाई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस फॉर अ रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस या फॉर सक्सेस ऑफ अ बिजनेस, व्हेन यू फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड इज, या डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब एक व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, एक व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करना, उसका क्या करना है यहां पे, प्रोक्योरमेंट एंड देन एलोकेशन इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सम कॉमन। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि किस लोगों ने, किन लोगों ने आपके लिए क्या डेफिनेशन दे रखा है, इसकी कोई जरूरत हमें यहां पे कोई जरूरत नहीं है। यहां पे कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजरियल डिसीजंस दैट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एक्विजिशन एंड फाइनेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स फॉर द फर्म। फिर वही चीज है कि पैसे कहां से आएंगे और उन पैसे को हम क्या करेंगे भाई, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम कैसे लगाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही चीज आपसे पूछेगा, इसका मतलब आप 2 मार्क्स में बता सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है, जो भी फंड की जरूरत है, उन फंड को इकट्ठा करना और उन फंड से अलग अलग फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना या डे टू डे बिजनेस में हमें खर्च करना ही क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जहां मैनेजमेंट आता है मतलब बेहतर तरीके से, बस ध्यान रहेगा। अब अगला टॉपिक आता है क्या, हमारा रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आखिर किसी बिजनेस में जब पैसा इकट्ठा करके खर्च ही तो करना है, तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या जरूरत। तो देखिए मैनेजमेंट शब्द जहां भी आया ना, वहां पे समझिएगा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात करता है। मतलब जिन भी चीजों का उपयोग आप करने जा रहे हो ना, मैनेजमेंट क्या करता है, उन चीजों का बेहतर उपयोग करने का तरीका बता देता है, जिससे आप उसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके, फायदा उठा सके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, क्या भाई इंपॉर्टेंस है कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बताता है कि एक बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, रन करने के लिए, शुरू करने के लिए कितने पैसे हमें फिक्स्ड एसेट्स में लगाने हैं। हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, ये कौन बताएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो एनालिसिस करेगा कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कितने पैसे फिक्स्ड एसेट्स में, मतलब मशीनरी खरीदने में, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में, है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, लाइक फर्नीचर वगैरह खरीदने में कितने पैसे चाहिए। तो कौन बताएगा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला। दूसरा, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही ये डिसीजन लेता है कि भाई आपको करंट एसेट्स परचेज करने में, करंट एसेट्स क्या होता है, तो वो एसेट्स जिनका बेनिफिट हम विद इन अ ईयर कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब वो एसेट्स जिसपे जो हम खर्च करते हैं, उन सारे खर्चों का फायदा हम 1 साल के अंदर उठा लेते हैं, वो क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बताता है कि कितना फिक्स्ड एसेट्स में खर्च करना है और कितना करंट एसेट्स में खर्च करना है। तीसरा, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बताता है अब हमारे पास फंड की जरूरत है, क्योंकि बिना फंड का हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं।
अपने बिजनेस को नहीं चला सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही ये डिसीजन लेता है, अलग अलग चीजों का एनालिसिस करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड देख के, रेट ऑफ टैक्स को देखते, आगे बात करेंगे इन चीजों को, वो डिसीजन लेता है कि हमारे लिए फंड की अगर जरूरत है तो कितना लॉन्ग टर्म फंड लिया जाए और कितना शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब जिसका पेमेंट हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब जिसका पेमेंट हम 1 से अधिक वर्षों में करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एंड जिसका पेमेंट हम विद इन अ ईयर करने वाले हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म। समझ में आया? तो ये वही लेता है, वही यहां पे कह रहा है, upon the financial management organization the firms which have policy of liquidation prefer to have more long term finance although to have profit। मतलब जिस फॉर्म के पास अपना लिक्विडेशन, मतलब अपना पैसा वैसा है अच्छा खासा, जिससे वो क्या करे, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट कर सके, वो प्रयास करते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले, ताकि वो इंटरेस्ट के पेमेंट करने में कोई दिक्कत उनको होगी नहीं। लेकिन जिनके पास अभी के अभी पैसों की कमी है, वो इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो उन सब फर्म्स के लिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखिएगा, यहां तक हो गया। अब आता है फिर अगला क्या पॉइंट, ब्रेक ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्ट एंड इक्विटी ईटीसी। ये मेन पॉइंट है। और सबसे लास्ट पॉइंट है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिएगा ये 2 पॉइंट क्या कहता है। सबसे पहले क्या कहता है, अब देखिए, अब फंड की जरूरत है, अगर हमें लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत है तो लॉन्ग टर्म फंड कहां कहां से आते हैं, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, तो 2 जगह से आते हैं। या तो आप बाहर के लोगों से, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आप पैसे ले लो उधार, जिसको हम लायबिलिटी के नाम से जानते हैं, जैसे डिवेंचर हो गया, बैंक लोन आपने ले लिया, लॉन्ग टर्म किसी और पर्सन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले लिया, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी कहलाता है। लेकिन एक होता है इक्विटी, मतलब हमने क्या किया, शेयर इशू करके हम पैसे ले लिए। तो ये डिसीजन भी कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही ये डिसीजन लेता है कि हमारे लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है और कौन कितना होना चाहिए, ये हमें कौन बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी रख लिया तो फायदा हो गया, या सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी रख लिया तो फायदा हो गया, नहीं, सबका एक रेशियो होना चाहिए प्रॉपर, तभी हमें समय से फायदा हो सकता है। तो ये तय कौन करता है कि कितना इक्विटी होगा और कितना डेप्ट होगा, ये तय भी कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है? और लास्ट में कह रहा ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी ऊपर का हमने डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही संबंधित है। क्योंकि अगर हम डिवेंचर में अगर इशू कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं भाई, अगर हम डिवेंचर में अगर इन चीजों को इशू कर रहे हैं, तो डिवेंचर में इशू करने के बाद क्या होगा कि उस पर टाइम टू टाइम हमें क्या देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इक्विटी शेयर में हम अगर इक्विटी शेयर को क्या कर रहे हैं भाई, सॉरी डिवेंचर इशू कर रहे हैं, अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो उस पर हमें टाइम टू टाइम डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि बिना हम जज किए कि कौन सा ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा सोर्स ऑफ फंड जो है हमारे लिए ज्यादा सस्ता है, हम उसको जाने, हम ऐसे इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि मानिए डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और हमारा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि उस पर प्रॉफिट, जैसे 100 रुपये हम डिवेंचर लोगों से लोन लेके हम एक ऐसे बिजनेस में लगा रहे हैं जिसमें डिवेंचर पे हमें 10% इंटरेस्ट देना और उससे फायदा 9% हो रहा है, तो 100 रुपये को लगा के हम इंटरेस्ट कितना देंगे, 10 रुपया, लेकिन फायदा हो रहा है सिर्फ 9 रुपया। क्या ये सही है? वहां पे फायदा नहीं होगा, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए इन सब चीजों का वही कह रहा है कि ऑल द आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे? जनरली आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट इफ वी पे मोर देन इंटरेस्ट इन हायर डेप्रिसिएशन। मतलब अगर हम कितना इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ज्यादा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज एक्सपेंस एंड अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हायर इक्विटी में इनिशियल हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब वही बात है कि अगर मैं इक्विटी इशू करता हूं ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर मैं लोन ज्यादा लेता हूं या डिवेंचर इशू करता हूं ज्यादा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। और ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसीलिए आखिर कितना रखा जाए ताकि हमारा बिजनेस का काम भी चले और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी हो, वही चीज यहां पे है, वही चीज यहां पे है। अब अगला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। हमने इंपॉर्टेंस जो देखा ना, तो कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है कि आखिर क्या कारण है कि जिसके कारण हमें क्या करना होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है। तो देखिए किसी भी बिजनेस का मेन फोकस ये होता है, कोई भी निर्णय
किसी भी बिजनेस में इसी उद्देश्य से लिया जाता है कि उस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और फायदा पे हक किसका होता है? मालिक का। तो किसी भी कंपनी का, अब मैं यहां पे कंपनी की बात कर रहा हूं, तो किसी भी कंपनी का मालिक कौन होता है? उसका इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हम यही प्रयास करेंगे कि सब कुछ हो जाने के बाद हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या हो? ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इस इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट के लिए ही पूरा का पूरा हम बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। वही चीज यहां पे दिया हुआ है, जरा एक बार ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब अलग अलग पॉइंट्स में दिया गया है कि हम बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, मैंने क्या बोला था? यही बोला था ना कि मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब यही तो मालिक है हमारे बिजनेस के। तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ, धन बढ़े आगे। कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट होगा तभी ना। तो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, यही सोच के हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। अब कैसे फायदा होगा? तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है हमारा कि भाई किस चीज को बढ़ाना पड़ेगा? हम वो डिसीजंस लेंगे, उस प्रकार से फंड का अरेंजमेंट करेंगे और फंड को अलग अलग जगहों पे बांटेंगे जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। नंबर सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। हमें यह भी ध्यान देना है खर्च करने से पहले कि कुछ पैसे अपने पास बचाए रखना है, ताकि हम टाइम टू टाइम क्या कर सके, जो भी हमारे पास जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम क्या कर सके, पूरा कर सके। जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट कर सके, डिवेंचर का रिडम्पशन कर सके, है कि नहीं है? या रोज का रोज जो भी खर्च हो रहा है उसको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड कर रहा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ पैसों से ही नहीं, वो प्रयास करता है कि जिन चीजों में पैसा लगा है उसका भी उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब कहीं ना कहीं हम जहां पैसा लगा रहे हैं, हमें प्रयास करना है कि उन पैसों को वहीं पे लगाए जहां से ज्यादा फायदा हो सके। तो हो गया प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड सबसे लास्ट, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। और चौथा ये है, हमें प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार हमारे पास फंड का अरेंजमेंट होना चाहिए कि हम जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स है, मतलब टाइम टाइम पे जो भी हमारे लेनदार हैं, जैसे डिवेंचर को इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, अलग अलग लोगों को टाइम पे जो पेमेंट करना है उस पेमेंट को हम समय से कर सकें। तो ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो इन्हीं चीजों के लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। वही चीज यहां पे किया, वही चीज यहां पे दिया हुआ है कि ओवरऑल हमारा प्लानिंग क्या होता है सबके पीछे, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि दोज फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन, उन फाइनेंशियल डिसीजंस को यहां पे लेने की बात कर रहा है कि विच विल अल्टीमेटली प्रूव गेनफुल फॉर फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हमें जो अल्टीमेटली अंततोगत्वा, मतलब सबसे अंत में जाते जाते वो एक इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या हो जाए? प्रॉफिटेबल हो जाए, उनके लिए फायदेमंद हो जाए। शेयर होल्डर्स गेन इफ द वैल्यू ऑफ शेयर इन द मार्केट इंक्रीज। अब कैसे पता चलेगा कि शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यदि मार्केट में शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है तो समझिए शेयर, उनका वेल्थ बढ़ रहा है, मालिक का धन बढ़ रहा है। लेकिन अगर मार्केट में अगर उनका प्राइस घट रहा है शेयर का, मतलब आपने सही डिसीजन नहीं लिया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है, और जिसके कारण आपको दिन पर दिन आने वाले समय में लॉस होता जा रहा है, और एक टाइम आएगा जब आपको अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि हम इतने बेहतर निर्णय लें ताकि हमारे शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा से ज्यादा उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, मतलब उनका धन दौलत ज्यादा मैक्सिमाइजेशन मतलब बढ़े। ठीक है ना? तो वही चीज है। अब फाइनेंशियल डिसीजंस जो लिए जाते हैं ना, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की बातें आती है, तो मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है? निर्णय लेना कि किस प्रकार से बेहतर करना है। तो उसमें 3 तरह के डिसीजन मुख्य रूप से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिया जाता है। एक तो डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमें यह देखना है कि हमें, हमारे पास जो फंड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बताता है कि इसमें यह देखा जाता है कि हमारे पास जो फंड है उन फंड को कहां ज्यादा से ज्यादा हम लगाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा प्राप्त हो। दूसरा आता है फाइनेंशिंग डिसीजन। फाइनेंशिंग डिसीजन मतलब हमारे पास जो फंड की जरूरत है वो फंड हम कहां से लें? इक्विटी से ले, मतलब मालिक से ले ले, इंटरनल से ले ले, या बाहर से लोगों से हम डिवेंचर के थ्रू ले ले, या लोन के थ्रू ले ले। तो क्या होता है हमारा
फाइनेंसिंग डिसीजन, और सबसे लास्ट होता है डिविडेंड डिसीजन। अब भाई इन सब करने से बिजनेस करेंगे तो फायदा होगा ना। अब फायदे को दो तरीकों में बांटा जाता है कि एक फायदा इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में, मालिक के हाथ में दे दो, मालिक खर्च कर लेगा अपने जीवन यापन में खर्च कर लेगा। और दूसरा कहता है कि नहीं, एक काम करो, मालिक को दो लेकिन पहले कुछ पैसे अपने पास रख लो ताकि भविष्य में कभी कोई जरूरत हो तो वहां किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, हम आसानी से उन कार्यों को करके और अपने बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सके। तो ये तीन प्रकार के जो डिसीजंस हैं ये बहुत ही मायने रखता है किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए, और इन्हीं तीन डिसीजन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला डिसीजन हमारा क्या होने वाला है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन हमारा क्या होने वाला है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम क्या करें। तो इन्वेस्टमेंट हमें कहां करना है? हमें क्या करना है भाई? हमें रॉ मटेरियल्स में, ये क्या शो कर रहा है, ये मतलब करेंट एसेट्स। हमें करेंट एसेट्स में करना है या हमारा मशीन में करना है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स होता है ना भाई। मैंने बोला ना इन्वेस्टमेंट कि पैसे कहां लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कहां लगाने हैं, यही चीज है। तो सबसे क्या है भाई हमारा? तो भाई कहां मशीन में लगाना है पैसे या रॉ मटेरियल्स, मतलब करेंट एसेट्स में पैसे लगाना है या, तो सबसे पहला ही बताया था मैंने। तो दूसरा आता है डिविडेंड डिसीजन, कि कितना, यहां पे देखिएगा, यहां पे दिया हुआ है एक चीज कि हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट के दो हिस्सों में बांटा गया है। क्या कर रहा है? दो हिस्सों में। एक ये हिस्सा जो है ये रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब रखना, मतलब हमने जो कमाया है उसमें से कितना पैसा रख लें और कितना पैसा हम डिविडेंड मतलब लाभांश के रूप में दे दें। ये कौन सा डिसीजन हो गया? डिविडेंड डिसीजन। और एक डिसीजन होता है जो फाइनेंशिंग डिसीजन, कि पैसे कहां से लेकर आए हम, पैसे हम कहां से लेकर आए, कितना हम मालिक से लें और कितना हम बाहर से लोन ले। समझ में आया? तो इन्हीं तीनों डिसीजंस के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए हम लेके चलते हैं, आपको एक एक करके समझाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्चुअल में होता क्या है ये तो आपको पता चल गया कि भाई दिस डिसीजन रिलेट टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। मतलब ये क्या करता है? ये केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, मतलब ये बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें किस एसेट्स में, मतलब करंट हो या फिक्स्ड हो, हमें किस एसेट्स में कितना खर्च करना है, किस एसेट्स में कितने पैसे लगाने हैं। एक मिनट, किस एसेट्स में कितने पैसे लगाने हैं ये कौन बताता है? ये हमारा यही हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है? फिर देखिएगा जरा, A firm has many options to invest their fund, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm. मतलब एक फर्म के पास बहुत सारे रास्ते हैं पैसे खर्च करने का, लेकिन क्या पैसे खर्च करना होशियारी है? पैसे इस ढंग से खर्च किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये होशियारी वाली चीज है। तो इसके बारे में जो डिसीजन लेते हैं, इसके बारे में जो डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन क्या कहलाता है? हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फिक्स्ड एसेट्स में कितना मतलब खर्च करना है उसके बारे में जो डिसीजन लिया जाता है उसको हम आगे चलकर आपको बता देंगे। कैपिटल बजटिंग के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है बेनिफिट्स फॉर द फर्म एंड डिसाइडिंग और सेलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वही कह रहा था फर्म इन्वेस्ट इन फंड इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। मतलब एक फर्म क्या कर सकता है? अपने फंड के पास, अपने फंड को जितना पैसा है उसके पास वो कहीं कहाँ लगा सकता है? फिक्स्ड एसेट्स में भी एंड कहाँ पे? करंट एसेट्स। तभी तो जाके हमारा बिजनेस चलेगा। तो हमारा क्या होता है एक, तो यहाँ पे जो क्या किया जाता है, जो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जो हम डिसीजन लेते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल बजटिंग। तो मानिए कि अगर हमने अच्छा कैपिटल बजटिंग कर दिया तो समझिए हमारा बिजनेस बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन अगर हमने बैड कैपिटल बजटिंग कर दिया, खराब अगर निर्णय ले लिया तो क्या हो जाएगा? हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब किस बेसिस पे देखा जाए कि कहां पे कितना रुपया लगाना है वही चीज। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट इसका क्या कर रहा है?
इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है पहला, उसका क्या भाई इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देखिएगा। देखिए कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन जनरली किसके बारे में बात करता है, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। तो इसके बारे में इसलिए सोचना जरूरी है, क्यों सोचना जरूरी है भाई, तो इसके बारे में सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई ये जो होता है ना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है। हम इसमें जो पैसे लगाते हैं ना, इससे हम बहुत लंबे समय तक फायदा उठाना होता है। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों में हम सोचकर ही पैसे लगाते हैं ना, जिनसे हम पैसे, एक तो ज़्यादा पैसा लगता है, तो ज़्यादा पैसा लगेगा तो हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमें फायदा मिले, पहला। अब भाई ज़्यादा समय तक फायदा कब मिलेगा, तो भाई लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। इसको इसलिए सोचकर करना होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे मशीन खरीद रहे हैं, अब जैसे यही डिजिटल बोर्ड खरीदा हमने, तो ये रेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 यही होता है ना। लेकिन बोर्ड लिया लाखों में चला जाता है, कैमरा लिया लाखों में चला जाता है। तो इसमें पैसे लगाने से पहले हमें सोचना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो पैसे लगा रहे हैं, एक तो लंबे समय तक ये बोर्ड चलने वाला है, कैमरा चलने वाला, तो हम उन बोर्ड में पैसे लगाएंगे, उन कैमरा में लगाएंगे जो हम लंबे समय तक चले। दूसरा, इसको इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तीसरा, इसके साथ बहुत ही बड़ा रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है कि नहीं। रिस्क क्या होता है कि भाई ये लंबे समय तक चलता है, ये लंबे समय तक चलता है, तो पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। यही यहां पे कह रहा था फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है फिक्स्ड कैपिटल, एंड ऑल्सो बिग रिस्क बिकॉज द रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन एंड कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट कमिंग। अब मैंने ये लगाया है पैसे, तो एक बार में इकट्ठा मैंने बहुत लगा दिया, लेकिन क्या इस साल लगाया इसी साल से सारा फायदा मुझे मिलना शुरू हो गया। तो ये डिसीजंस लेने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये रिस्क भी रहता है कि आगे चल के पता नहीं इसके पैसे कब वापस होंगे, तो इतना रिस्क भी लेके चलना पड़ता है। फिर आगे करता है क्या, इरिवर्सेबल डिसीजन, क्या मैं इसको बदल सकता हूं, कैमरा बोर्ड नहीं बदल सकता हूं। वैसे ही अपने बिजनेस में यदि आपने कैपिटल बस्टिंग के थ्रू किसी भी बिजनेस में, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप उसको चाह के अब बदल नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है कि नहीं। तो इसीलिए इन सब चीजों को बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। अब आगे क्या कहता है कि इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब हम बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, इसको कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करता है। मतलब इसके कारण हम कभी मन करेगा कि ज्यादा पैसा लगा दें, ये वही कारण है, और कभी मन करेगा नहीं भाई पैसा नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहला क्या है कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरे पास जितने पैसे थे 4 लाख 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख मैंने फिक्स्ड एसेट्स में पूरा लगा दिया, क्या सिर्फ फिक्स्ड एसेट में पैसे लगाने से बिजनेस चल जाएंगे। अब भाई अपने बिजनेस में काम करवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, अब वही पैसे नहीं होंगे तो मैं कहां से करवाऊंगा काम। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स में पैसे लगाने से पहले हमें यह भी देख लेना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट्स में पैसे लगाने के बाद क्या हमारे पास उतना फंड है जिन फंड से हम अपने डे टू डे बिजनेस में जो खर्चे होने वाले हैं उन खर्चों को कर सके, पहला। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें यह भी ध्यान देना है कि हम जहां पैसे लगा रहे हैं वहां से जो रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो पैसे खर्च करने के अलग अलग रास्ते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि अलग अलग डिसीजंस आप ले सकते हैं। कि अब 2 तरह के प्लान हैं आपके पास, एक तरह से 10% आ रहा है फायदा, एक तरह से 15% आ रहा है। आप किसमें लगाइएगा, आप किसमें पैसे लगाइएगा। तो कोई भी व्यक्ति 15% वाले में लगाएगा। मानिए हम 100 रुपये लगा के कहीं से 10 रुपये कमा रहे हैं और कहीं पे 15 रुपये कमा रहे हैं, हम कहाँ पे लगाएंगे पैसे। तो जहां पे 15 रुपये मिल रहा है वहीं पे लगाएंगे। तो वही चीज है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी देखा जाता है। तो क्या होगा, जैसे मैं किसी पैसे की जगह पैसे लगाने जा रहा था, तुरंत बोला रहे कितना इसमें 10% तो मिलेगा, इससे बढ़िया वहां पे लगाओ ना 15% मिलेगा, तो हम किस पे जाएंगे 15%, तो वो भी हो जाता है। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब हमारा अपना कितना रिस्क लेने का क्षमता है, हम कितना वही तक करें। अलोंग विद रिटर्न रिस्क कैश फ्लो देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया हेल्प सेलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सच एज एबिलिटी ऑफ लेबर। अब मानिए मैं बहुत ज्यादा कंपनी क्या कर दिया, अलग भी बहुत सारा क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट का। मानिए मैं यहाँ पे कोई कंपनी खड़ा कर दी, उसके लिए मशीन ला दिया, लेकिन उन कंपनी में जिन सामान को, जिन प्रोडक्ट को बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी लेबर की जरूरत है वो लेबर ही नहीं मिलता। यहाँ पे जिन वस्तुओं की जरूरत है वो वस्तु मिल ही नहीं रहा, रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, हम कैसे बनाएंगे, बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें क्या करना होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं।
ठीक है, ये चीज हो गया। अब आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस कहने का मतलब कि हमें ये बताता है कि भाई हमारे पास जो पैसे की जरूरत है हम कहां से लें वो पैसे, मालिक से मांग लें या हम लोन ले लें। मालिक से मांगे या लोन या डिवेंचर इशू करके ले लें, क्योंकि इस पे अगर हम लेते हैं भाई तो सीधी बात है, इस पे लेते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा मालिक को, फायदा का हिस्सा दे। और इस पे अगर लेते हैं तो हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं है? फायदा होता है। इंटरेस्ट दे देंगे तो टैक्स बचेगा, और इंटरेस्ट नहीं देंगे तो मालिक को पैसा भी देंगे और टैक्स भी देंगे उस पे। कंपनी को इस पे क्या करना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है। तो कंपनी तो चाहेगी ना कि हम उतना ही पैसा लें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ये डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए कि कंपनी को जिन पैसों की जरूरत होती है वो पैसा आखिर कहां से ले, ऑनर्स फंड मतलब इक्विटी से ले या कहीं से लोन के रूप में ले ले, जिस पे टाइम टू टाइम हम मंथली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वही यहां पे कह रहे हैं कि द डिसीजन इज अबाउट द, मतलब पूछ सकता है आपसे कि फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होता है, तो द डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेस। मतलब हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेस से कितना फंड लेना है, और वो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस में होगा, शॉर्ट टर्म सोर्सेस आर इंक्लूड्स इन वर्किंग कैपिटल। वो वर्किंग कैपिटल में तो हम बात करेंगे उसके लिए क्या करें, कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बाय इशू ऑफ शेयर। मतलब एक कंपनी अपने पास पैसे की जरूरत कहां कहां से पूरा कर सकती है, तो शेयर को इशू करके, डिवेंचर को इशू करके, किसी और व्यक्ति से लोन लेके या किसी से एडवांस लेके, ऐसे न करती है। तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा या सबको मिलाकर कुछ कुछ हिस्सा रखा जाए वो लाभदायक होगा, यही डिसीजंस लेना ही क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस लेता है। यही डिसीजन लेना हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है, जिसके बारे में आगे हमें बताना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, सबसे पहला क्या है कि फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें निर्णय लेने में सहायता करता है। तो सबसे पहला हम ध्यान देते हैं किस पे, कॉस्ट पे। हम देखते हैं कि कहां से पैसे उठाएंगे तो सस्ता पड़ेगा और कहां से पैसे उठाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो मालिक से अगर पैसे उठा रहे हैं तो कितना कॉस्टली पड़ रहा है, और बाहर से लोगों से अगर मैं लोन ले रहा हूं तो कितना महंगा पड़ रहा है। तो जो दोनों में सस्ता होगा वहीं से ना उठाएंगे, वहीं यहाँ पे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ राइजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑलवेज प्रीफर द सोर्स ऑफ मिनिमम कॉस्ट। मतलब जिनमें कम से कम खर्च आता है ना, हम उसी को हम क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, सीधी बात है। दूसरा आता है रिस्क, जिसमें कम से कम रिस्क हो, हम वही काम करते हैं, हम वही काम करते हैं। तो देखिए अब दो चीज है, एक तो किससे पैसा लेना, मालिक से, और दूसरा किससे पैसे लेना, बाहर के लोगों से। तो मालिक से यदि मैं पैसे ले रहा हूं तो देखिए रिस्क फ्री है, ये फायदा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर मालिक को भी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है भाई, लॉस का एक तो सबसे बड़ा नुकसान है कि फायदा हो चाहे नुकसान हो, मतलब प्रॉफिट या लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा, और एक टाइम आएगा जब पूरा टाइम पीरियड इसका होगा तो इसके पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें ये चीजें भी देखना होता है कि मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। मतलब कि बाहर के लोगों से पैसा लेना ज्यादा रिस्की होता है अंदर के लोगों से पैसे लेने से। क्यों, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल मैनेजर्स कंपेयर्स द रिस्क। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, इसको भी कंपेयर करता है और देखता है जो उसके लिए फायदेमंद हो वही काम करता है। तो देख लेगा कौन सा बाहर से पैसा लेना ज्यादा अच्छा है या मालिक से ही लेना, ठीक है। फिर अगला आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगला क्या आता है, कैश फ्लो पोजीशन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है किस चीज का, फाइनेंसिंग डिसीजन लेने का। कि अगर हमारा कैश फ्लो सही है मार्केट में, जैसे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प्स द सेलेक्टिंग द सिक्योरिटी। मतलब ये भी कहीं ना कहीं हमें सहायता करते हैं, कैसे, विथ ए स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो कंपनीज कैन इजिली अफोर्ड बोरोड फंड।
मतलब जिन कंपनियों के पास इतने पैसे हैं कि वो आसानी से रोज के खर्चे कर देती है और इतना पैसा है कि समय आने पे हर महीना इंटरेस्ट का भुगतान कर सकती है, तो कंपनियां क्या करती है, बाहर से पैसे उठाना ज्यादा उचित समझती हैं। लोन लेना कि भाई लोन लेंगे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देंगे तो टैक्स तो बचेगा ना, उतना इनकम कम होगा तो टैक्स बचेगा। तो उससे क्या हो जाता है कि भाई वो कंपनियां क्या करती है, बाहर से पैसे उठाना वहां पे उचित समझती है। लेकिन जिन कंपनियों के पास पैसे की कमी है कि वो टाइम टू टाइम वो इंटरेस्ट नहीं दे सकती हैं, तो वो कंपनियां कभी भी बाहर से पैसे नहीं उठाती। वो कहां से लेती है, मालिक से लेती है कि मालिक दीजिए ना, जब फायदा होगा तो सब तो आप ही का है कि नहीं है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं कैश फ्लो पोजीशन भी हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन पे इफेक्ट डालती है। फिर आता है कंट्रोल कंसाइडरेशन। अगर व्यापार में जो मालिक लोग हैं वो चाहते हैं कि बिजनेस पे उनका पूरा का पूरा कंट्रोल बना रहे, तो क्या करते हैं, बाहर के लोगों से लोन लेते हैं। क्योंकि अगर इशू करेंगे शेयर, इक्विटी शेयर से पैसे कब लेंगे, जब शेयर देंगे, और शेयर देंगे तो और भी मालिक बढ़ेगा, और मालिक बढ़ेगा तो उसका भी तो कंट्रोल होते जाएगा बिजनेस पे। तो यदि हम चाहते हैं कि नहीं ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल बिजनेस पे हमारा हो, तो कहां से पैसे लेना पड़ेगा, बाहर के लोगों से। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि नहीं भाई कंट्रोल किसी का कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसे कहां से उठाना उचित होगा, इशू करके शेयर। ठीक है, ये भी होता है। फिर अगला आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कहने का मतलब, जब हम कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हैं, जैसे इशू ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे कमीशंस वगैरह जुड़े होते हैं। जैसे उनको इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस का खर्चा होता है, अलग अलग कमीशंस देने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो हम ये देखते हैं कि किसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो जिसमें ज्यादा खर्च लग रहा है उसको छोड़ देंगे, जिसमें कम खर्च लग रहा है हम उसी को अपनाएंगे। होता है कि नहीं होता है। फिर अगला कह रहा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जिसका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, तो यदि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट किसका होता है, क्या बताइए, तो भाई बाहर के फंड का। और ऑनर्स के फंड का कोई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, फिक्स्ड है क्या कि कितना देना है, नहीं देना, पैसा होगा फायदा होगा तो देंगे। तो वही यहां पे कह रहा है कि इफ अ कंपनी हैज हैविंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन दे मस्ट प्रीफर ऑनर्स फंड, क्योंकि पहले से उसके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है कि भैया इतना पैसा देना ही है बार बार। तो जहां पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जिस कंपनी का ज्यादा होता है, वो प्रयास करता है कि ऑनर से ही पैसा ले, क्योंकि ऑनर को देना नहीं ना पड़ेगा, जब फायदा होगा तो देंगे। एक तो पहले से ही मान के चलिए 1 लाख का महीना उसको देना है, फिर लोन उठा लिया, पता चला 20,000 उस पर इंटरेस्ट देना, तो हर महीना कुछ हो चाहे नहीं 1,20,000 तो उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो ऐसी कंपनियां क्या करती है, बाहर से लोन नहीं उठाती है, किससे पैसे ले लेती है, वो ऑनर से फंड ले लेती है। लेकिन जिनका फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो, जिनमें बाहर ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं, बाहर से फंड लाया, चलिए ना कौन सा कोई देना होता है, चलिए थोड़ा दे दिया जाएगा, है कि नहीं, ये चीज है। फिर कह रहा है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब ये इकोनॉमिक। अगर लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, हम उस मार्केट में हैं जहां पे लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, तो जब लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है तो लोग रिस्क लेना ज्यादा उचित समझता है। पैसा कमी थोड़ा लगा दे, पैसा आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, आसानी से आपके शेयर को खरीद लेते हैं, तो वहां पे शेयर में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जहां पे लोगों के पास पैसे नहीं है, जहां पे लोग पैसे लगाने से डरते हैं, डूब गया तो इतना ही पैसा है, डूब जाए तो हम कहाँ के बचेंगे, तो वहां पे लोगों से हम लोन लेते हैं, क्योंकि लोन डूबता नहीं ना है। लोन पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पैसा का पैसा सुरक्षित रह जाएगा, और प्लस उस पर जो व्यक्ति देगा उसको लोन पे इंटरेस्ट देते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो उसका इनकम भी हो जाएगा। तो जहां पे इकोनॉमी का जो सिचुएशन है वो खराब है, वहां पे डिवेंचर यानी कि आउटसोर्स से बाहर से पैसे लेना उचित होता है। लेकिन जहां का इकोनॉमी का भाई सिचुएशन बहुत अच्छा है, लोगों के पास पैसे है, वहां पे ओनर्स फंड से पैसे निकालना बहुत ही अच्छा होता है। समझ में आया। अब आता है तीसरा नंबर, दैट इज, ये तीसरा नंबर कौन सा आता है, डिविडेंड डिसीजन। तीसरा नंबर डिसीजन जो होता है डिविडेंड डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है कि द डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। मतलब हमारे पास जो सरप्लस फंड है, हमारे पास जो भी हमारे सरप्लस फंड है, उन सरप्लस फंड को कैसे यूज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब मालिक को कितना देना और कंपनी में बचा के कितना रखना है, इसके बारे में जो डिसीजन लिया जाता है ना, उस डिसीजन का नाम क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन। उस डिसीजन का नाम क्या होता है हमारा,
डिविडेंड डिसीजन, वही यहां पे कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज। प्रॉफिट जो होता है उसको बहुत अलग अलग पार्टी में बांट दिया जाता है, उसी से ना सारे खर्चे चलाए जाते हैं। पार्टीज सच एज क्रेडिटर्स, उसमें से कुछ पैसे क्रेडिटर का उधार है उसको देना है, इंप्लॉई को दे देना है सैलरी के रूप में, डिवेंचर होल्डर को दे देना है इंटरेस्ट के रूप में, शेयर होल्डर्स को दे देना है डिविडेंड के रूप में, है कि नहीं? बहुत रास्ते। तो कहने का मतलब है क्या कि इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद, क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद, सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास बचता है वही ना हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब उस प्रॉफिट में से कितना रुपया हमारे पास अपने पास कंपनी के पास खुद को रख लेना है और कितना पैसा मालिक के हाथ में सौंप देना है डिविडेंड के रूप में, यही डिसीजन हमें यहां पे लेना सिखाया जाएगा। तो प्रॉफिट के कितने पार्ट होते हैं सरप्लस के हमारे पास? क्या बताया हमने कि सरप्लस के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, जरा बताइए। तो हमारे पास जो सरप्लस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है क्या हमारा डिविडेंड, मतलब एक होता है हमारा लाभांश और दूसरा होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग, मतलब लाभांश देने की वजह से सरप्लस हुआ हमारा 100 रुपया, हमने उसमें से मालिक को दे दिया कितना रुपया, 80 रुपया, और 20 रुपया जो बच गया हमने रख लिया काहे के लिए, ताकि कंपनी में आगे कुछ हो तो उसके हम उपयोग कर लेंगे, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी के फिक्स एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए और भी बहुत सारे खर्चों के लिए। तो ये 20 रुपया क्या हो गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग। उसी के बारे में कि भाई या यहाँ पे 20 रखा जाए, या यहाँ पे 30 रखा जाए, यहाँ पे 50 रखा जाए, यहाँ पे 80 दिया जाए, 70 दिया जाए या 45 दिया जाए, यही डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है हमारा, बताइए। तो यही डिसीजन लेना हमारा कहलाता है डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। आया समझ में? अब इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें डिविडेंड देने में मदद करते हैं, कि वो बताते हैं, हमें थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं कि भाई हमें डिविडेंड के रूप में कितना देना है। तो सबसे पहला है क्या हमारा अर्निंग। सबसे पहला हमारे पास क्या है भाई? तो सबसे पहले है हमारे पास अर्निंग। अर्निंग क्या कहता है? डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर्स अर्निंग। डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर से या इस साल से, बताया था ना क्या कहता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है प्रोपोज्ड डिविडेंड। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड पिछले साल के कमाई में से दिया जाता है और क्या कहता है इंटरिम डिविडेंड इसी साल के कमाई से दिया जाता है। तो वही कह रहा है द कंपनी डिक्लेयर्स रेट ऑफ डिविडेंड वेयर एज ड्यूरिंग द लो, क्या कहता है, तो कंपनी जो जितना ज्यादा कमाती है उतना ज्यादा डिविडेंड देती है, जो जितना कम कमाती है वो उतना कम डिविडेंड देती है, पहला वो। दूसरा आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखिए कोई कोई कंपनी नया नया खुली हुई होती है, तो नई कंपनी जब खुल कर आती है ना तो कभी उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी लॉस होने लगता है। तो वैसे लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा क्या करते हैं, डिविडेंड नहीं देते हैं, ज्यादा पैसे बचा के रखते हैं, क्योंकि इस साल प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अगले साल कहीं भाई नया बिजनेस से लॉस हो जाए तो कहां से करेंगे, तो इसीलिए वो कंपनियां कम देती है। लेकिन जिनका अर्निंग, जिनका फायदा कमाना स्टेबल हो जाता है, मतलब एक रंग से कमा रहे फायदा, पक्का है कि भाई लॉस नहीं होने वाला, तो लोग क्या करता है, जो भी आता रहा है कोई बात नहीं, अगले साल भी तो प्रॉफिट होने, क्या ही दिक्कत है, तो लोग जम के क्या होता है डिविडेंड देता है। तीसरा आता है कैश फ्लो पोजीशन। जिन कंपनियों के पास क्या होता है भाई, कैश फ्लो का पोजीशन देखा जाता है कि जिन कंपनियों के पास कैश बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ लाभ पे ही डिविडेंड देना संभव नहीं होता है। जिनके पास कैश हो, लाभ तो हो गया, लाभ एक्रूअल बेसिस पे निकाला जाता है, हम लाभ में उन इनकम को भी इनकम मान लेते हैं जो अभी मिला नहीं है, बताया था ना कि इनकम मिले चाहे नहीं मिले उसको इनकम मान लेते हैं जब हमने कमा लिया। तो कितना फायदा हुआ, इसके अलावा ये बहुत जरूरी होता है जानना कि भाई हमारे पास पैसे भी हैं कि नहीं। अब हमने डिविडेंड देने के लिए प्रपोजल निकाला और कह दिया कि हाँ भैया हम आपको इस बार इतना लाभांश देंगे, लेकिन पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे मिले ही नहीं अभी। तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो का पोजीशन भी, मतलब हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, ये भी हमें कहीं ना कहीं ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना नहीं देना है। समझ में आया? फिर अगला आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्या आता है हमारा? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब जिन कंपनियों को लगता है या जो कंपनियां आगे ग्रोथ करने वाली होती है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रांच खोलना, नए
क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो भाई ये सब करने में पैसे लगते हैं ना। तो वैसी कंपनियां, 5 मिनट टाइम दे दीजिए हमें, मर्जी आपकी, आ जाइए, आ जाइए लोग, आ जाइए, बंद कर दीजिए। तो वैसी कंपनियां क्या करती है, जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है, मतलब आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो सारा का सारा पैसा अपना खर्च करना नहीं चाहते। वो लोग क्या कर लेते हैं, अपना पैसा कुछ बचा कर रखते हैं, ताकि वो क्या कर सके भाई, आगे आने वाले समय में जब खर्च होगा तो उसमें वो क्या कर सके, लगा सके। तो ऐसी कंपनियां डिविडेंड कम देती हैं और रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रखती हैं। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कुछ कंपनियां क्या कर लेती है, अपना पॉलिसी बना कर रखती हैं कि भाई हमें अपने डिविडेंड रेट को स्टेबल करना है, जैसे 10% दे रहे हैं हम 10% देंगे, 15% दे रहे हैं 15% देंगे। तो जिनका अपना पॉलिसी है वो तो भाई अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, है कि नहीं। और उसके बाद क्या कहे, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। अब सबसे बड़ा ये देखना है कि हमारे कंपनी में जिन लोगों ने हमारे कंपनी में पैसे लगाए हैं वो लोग कैसे हैं। अगर वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ज्यादा पैसे लगाने वाले, तो हम अगर डिविडेंड कम भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि वो ये भी पता है कि भाई अगर कंपनी में पैसे, जो पैसे प्रॉफिट का पैसा बचा के और हम कंपनी में लगा रहे, वो भी तो मालिक का ही है। कंपनी जितना ग्रोथ करेगी शेयर का प्राइस उतना बढ़ेगा, है कि नहीं। लेकिन क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मानिए अगर हमारे पास वो कंपनियां है जो क्या है भाई, गरीब लोगों की कंपनियां है, जो किनकी कंपनी है, जो गरीब लोग, मतलब जिसमें कम पैसे वाले लोग इन्वेस्ट करे हुए हैं, जिनको क्या है तुरंत का तुरंत डिविडेंड चाहिए, तो भाई उनको हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं, कम से कम रिटेन अर्निंग रखते हैं। तो ये थे हमारे कौन से तीनों हमारे डिसीजंस थे। और उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी, मैंने बताया ना कि टैक्स पे क्या लगता है, सॉरी डिविडेंड पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो वही कह रहा है कि अगर टैक्स रेट इज हायर, अगर हमारे जिस देश में, मान के चलिए हमारे यहाँ कंपनी में अगर टैक्स रेट हायर है कि नहीं, तो वही कह रहा है देन कंपनी प्रीफर्स टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो उस केस में कंपनियां कम से कम डिविडेंड देना पसंद करती हैं, लेकिन जहां पे टैक्स रेट हमारा कम है वहां से ज्यादा करती हैं। फिर अगला आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन मतलब इफ कैपिटल मार्केट कैन इजीली एक्सेस और अप्रोच, मतलब यदि पैसों की जरूरत पड़े, जैसे कोई कंपनी है वो कैपिटल मार्केट, मतलब वो आसानी से जब चाहे जितना पैसा चाहे तुरंत मिल सकता है उसको, तब वो अपने पास ज्यादा पैसे जमा करके रखने की जरूरत नहीं समझते। उसको पता है कि हम जब चाहेंगे पैसे उठा लेंगे मार्केट से, तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देती हैं। लेकिन जिन कंपनियों को लगता है नहीं भाई जो पैसा है हमारा ही अपना काम देगा, आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ गया तो बाहर से पैसे लेना बहुत ही मुश्किल, तो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने पास बचा कर रखती हैं। इसके अलावा आता है हमारा लीगल रिस्ट्रिक्शंस आता है, कानूनी प्रक्रियाएं, अगर कानून जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है। या सबसे लास्ट में आता है कॉन्ट्रेक्चुअल क्या आता है, कंसेंट्रेंट्स, मतलब अगर कंपनियां बाहर से पैसे, बाहर के लोगों से पैसे ज्यादा ली हुई है तो बाहर के लोग उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भैया ज्यादा डिविडेंड मत दीजिए, कुछ पैसा बचा कर रखिए, कल को आपको लॉस होगा तो हमें इंटरेस्ट कहां से दीजिएगा। उस केस में कंपनियां ज्यादा डिविडेंड ना देके, कम ही डिविडेंड देके ज्यादा रिटेन अर्निंग रखती है। तो ये था हमारा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे डिसीजन सबने आपको पढ़ाए, कौन कौन सा भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब कल आप लोग आइए तो मैं कल के वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल प्लानिंग बताऊंगा, और फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ है जो कल इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इस चैप्टर में आगे हम आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, लीवरेज बताने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल बताने वाले हैं, फिक्स्ड कैपिटल बताने वाले हैं, और कल ही मतलब अगले वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग आराम से इस वीडियो को देख के पढ़ाई करें।